हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। आज के सेशन से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, एक सीरीज़ जिसमें हम किसी भी स्टेट एग्ज़ाम जो एस सेट है, हमारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड यूजीसी नेट के जो पेपर होंगे प्रीवियस ईयर्स के, इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम चाहे भी किसी भी स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराए गए हों, हम बारी बारी से सभी को जो भी हमें रैंडमली मिलेगी उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम एच पी सेट 2018 पॉलिटिकल साइंस के पेपर जिसके पार्ट 2, यहाँ पे मेनली हम पार्ट 2 को ही सोल्व करेंगे जो मेनली सब्जेक्ट रिलेटेड है। पार्ट 1 को सोल्व नहीं किया जाएगा। एंड पार्ट 1 जो हमारे पास में रह रहा है, पार्ट वन का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि जो जैसे हमारे पास ये पेपर है 100 क्वेश्चन इसमें टोटल हैं, तो हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करें क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इसके लिए हम उसको पार्ट्स में जो है सोल्व करेंगे आपके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। वीडियो जैसे भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके आप उसका आंसर जो है क्वेश्चन का खुद देने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप भी उसको एनालाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लिबर्टी। इनमें से कौन से थिंकर जो लिबर्टी से संबंधित नहीं है? ए जेएस मिल, ईसा बर्लिन, एफ.डब्ल्यू. हाइक या फिर ऑप्शन नंबर डी आर.एच. तावने। सो राइट ऑप्शन हमारे पास में है ऑप्शन नंबर डी आर.एच. तावने जो है लिबर्टी से संबंधित नहीं है। ये बेसिकली जाने जाते हैं इक्वालिटी के कंसेप्ट के लिए या फिर एडवोकेट हैं, ये स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है सोशलिज्म के। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इक्वालिटी। इनमें से कौन से कंसेप्ट जो है इक्वालिटी से संबंधित नहीं है? ए अफर्मेटिव एक्शन, बी रिजर्वेशन, सी एलिनेशन या फिर डी रिप्रेजेंटेशन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास में है ऑप्शन नंबर सी। एलिनेशन जो कंसेप्ट है ये बेसिकली डेवलप किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसमें ये कहते हैं कि इसका संबंध बेसिकली उन्होंने किसके साथ में जुड़ा था? मटेरियलिज्म से। यानी जो इन मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्टिक जो सोसाइटी है, ये इंडिविजुअल्स को ना बेसिकली 4 चीज़ों से एलिनेट करती है, उसको बिल्कुल अलग थलग कर देती है उसको। ये 4 चीज़ें इनके द्वारा क्या बताई गई थी? एक तो ये बताते हैं प्रोडक्ट से, जो लेबर है प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं लेकिन उसी से उसको एलिनेट कर दिया जाता है। देन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है उससे उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, एलिनेट कर दिया जाता है। देन आफ्टर सेल्फ से, कि अब अपने पास ही उसके लिए टाइम नहीं रहता है। एंड देन वी हैव द फोर्थ वन इज़ अदर। अदर में यहाँ पे हमारे पास आएगा जो उसके कोलीग्स हैं, जो उसके साथी हैं, उनसे भी उसको जो है वो दूर कर दिया जाता है, एलिनेट कर दिया जाता है। तो इक्वालिटी से ये कंसेप्ट जो है संबंधित नहीं है, ये कंसेप्ट रिलेटेड है विद मटेरियलिज्म और कैपिटलिज्म। एंड बाकी जो कंसेप्ट है इक्वालिटी से रिलेटेड है, अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल किसी क्लास के बेनिफिट के लिए जो लोअर क्लासेस है, जो डिप्राइव्ड क्लासेस हम यहाँ पे करेंगे, सोशली डिप्राइव्ड ग्रुप जो है उनको इक्वल कर, उनके साथ इक्वल ट्रीट हो, इसके लिए गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं, कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो है, जैसे कि हम देखते हैं अपने स्टेट में भी, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाई जाती है ताकि उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल सके। वो भी रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, जॉब्स में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो उनको भी मौका मिल सके, इसके लिए जो है पॉलिसीज़ लाई जाती है। तो ये रिलेटेड है इक्वालिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद नोजिक्स नोशन ऑफ जस्टिस। तो नोजिक का जो नोशन ऑफ जस्टिस है उसके साथ कौन सा संबंधित नहीं है? एंटाइटलमेंट, रिफाइनमेंट, हिस्टोरिकल रीजनिंग या फिर डी एम्पिरिकल लॉजिक। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। एम्पिरिकल लॉजिक जो है नोशन के नोजिक के जो जस्टिस का कंसेप्ट है, जस्टिस के लिए जो उनके पास में थिंकिंग है, उससे कंसेप्ट दिया गया उनके द्वारा, उससे रिलेटेड नहीं है। तो एम्पिरिकल लॉजिक क्या है? जैसे कि रॉबर्ट नोजिक जो है, इनकी थ्योरी बेसिकली जो हिस्ट्री और इंटाइटलमेंट पर बेस्ड है, ठीक है, जहाँ पे ये बात करते हैं कि जो हिस्टोरिकली किस तरह से जस्टिस का मीनिंग डेवलप हुआ और जस्टिस किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, किस तरह से ये इलेबोरेट होता है इसका मीनिंग। एम्पेरिकल का यहाँ मतलब है सिंपली जो फैक्ट बेस्ड वैल्यू होती है हमारे पास में ना, लॉजिक बेस्ड जो वैल्यूज़ हैं, तो ये रिलेटेड नहीं है इस जस्टिस के कंसेप्ट से। ये हिस्टोरिकल रीजनिंग से डेवलप होता है, रिफाइन हुआ धीरे धीरे हिस्ट्री में जैसे जैसे इवोल्यूशन होती है, एंड इंटाइटलमेंट के जो भी कंसेप्ट रहे हैं हमारे पास में। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज
मैच द फॉलोइंग थिंकर्स और उनके बुक्स के साथ में आपको मैच करना है। जे.एस. मिल, आर.एस. टवानी, जॉन रोल्स और रोनाल्ड डॉकिंस, उसके साथ में बुक्स आपको दे रखी है। सो यहाँ पे हम देखते हैं जे.एस. मिल का जो फेमस बुक है वो कौन सा है, इक्वालिटी, तो सॉरी ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी जो बुक है ये लिखा गया है जे.एस. मिल के द्वारा। देन आर.एस. टावनी जो है ये रिलेटेड है विद इक्वालिटी। जॉन रोल्स पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड रोनाल्ड डॉकिन जो है ये टेकिंग राइट्स सीरियसली। तो ये सीक्वेंस में ही दे रखा है हमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर में बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं। A1, B2, C3 एंड D4 जो है करेक्टली मैच दे रखे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हिंदी में भी दे रखा है यहाँ पे, लेकिन हम जो है सिर्फ इंग्लिश में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हिंदी में उसका जस्ट डिफाइन कर देंगे थोड़ा सा। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल वाज स्टेटेड फर्स्ट टाइम बाय होम। तो ये किसके द्वारा स्टेट किया गया था, तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो आइडिया है, कोट जो है ये है। और एग्ज़ाम में कई बार जो है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ पे आपको जनरली देखने को ये क्वेश्चन जो है इजीली मिल जाता है। सो ये ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमें। अब्राहम लिंकन जो है इनके द्वारा एक कोट किया जाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है ना। नेक्स्ट वी हैव द आइडिया ऑफ गवर्नमेंटैलिटी इज़ गिवन बाय, गवर्नमेंटैलिटी का जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया, C.B. मैकफर्सन, मैक्स वेबर, पेरेटो या फिर फुकोल्ट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। गवर्नमेंटैलिटी का जो कंसेप्ट है ये दिया गया है फुकोल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए मिशेल फुकोल्ट जो है ये हैं फ्रेंच फिलोसफर। इनके अकॉर्डिंग कि जो पावर जो है वो सिर्फ किसी एक के पास नहीं है या फिर किसी एक पर्सन के पास या एक ग्रुप के पास नहीं है। इनका मानना है कि जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म है, सोसाइटी में हर फॉर्म में पावर एग्जिस्ट करती है। लाइक किस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास में, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया है, तो सबके पास पावर है, अपनी अपनी पावर सभी इंजॉय करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि पावर किसी एक ग्रुप के पास, कोई मोनेर्क का या फिर कोई ब्यूरोक्रेसी है, सिर्फ उनके पास पावर नहीं है। पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर है। और इसी को ये नाम देते हैं गवर्नमेंटैलिटी का। ये जो कंसेप्ट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको इन्होंने कहा है गवर्नमेंटैलिटी। नेक्स्ट इज फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, मार्क्सिस्ट सिटीजनशिप, लिबरल सिटीजनशिप, एक्टिव सिटीजनशिप और मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप। तो ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं आपको ये देखना है, सिर्फ एक कोई इनमें से रॉन्ग होगा। देखिए विल केमलिका का कंसेप्ट मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप है, ये राइट है। एक्टिव सिटीजनशिप भी सही है हमारे पास में, जोसेफ रोज के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया। लिबरल सिटीजनशिप भी सही है। एंड मार्क्सिस्ट सिटीजनशिप है, ये जो कंसेप्ट है ये गलत है हमारे पास में। तो एंथोनी गिडन का ये कंसेप्ट जो है वो नहीं दिया गया इनके द्वारा। मार्क्सिस्ट सिटीजनशिप है बेसिकली मार्क्स थ्योरी को रिलेट करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एलियनेशन आउटलाइन इन मार्क्सिज्म। तो कौन सा, अभी हमने देखिए ये क्वेश्चन को डिस्कस भी किया अभी प्रीवियस में। तो एलियनेशन का कंसेप्ट जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी से आता है, हमें देखने को मिलता है। और कौन सा कंसेप्ट जो है इनके द्वारा नहीं बताया गया कि कौन सा एक फॉर्म नहीं है एलियनेशन का। एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी, एलियनेशन फ्रॉम स्टेट, एलियनेशन फ्रॉम नेचर। तो हमने पढ़ा था सेल्फ और प्रोडक्ट से एलियनेट कर दिया जाता है, ठीक है, प्रोसेस से एलियनेट कर दिया जाता है, सेल्फ से एलियनेट कर दिया जाता है, और जो उसकी सोसाइटी है, जो पीर ग्रुप है जिसको हमने अदर्स का नाम दिया था, इससे भी उसको जो इंडिविजुअल है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर सोसाइटी से भी एलिमिनेट किया जाता है। और स्टेट, एलिनेशन फ्रॉम द स्टेट मीन्स वो सोसाइटी के कंसेप्ट में ही आएगा हमारे पास में। नेचर से एलिनेशन के बारे में बात नहीं की गई है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एलिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म। नेक्स्ट इज हु कोइन द वर्ड फेमिनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फेमिनिज्म जो टर्म है किसके द्वारा कोइन किया गया। ए चार्ल्स फूरियर, बी मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, बी हैना अरेंट, सी वर्जीनिया वुल्फ। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, चार्ल्स फूरियर। ठीक है, चार्ल्स फूरियर के द्वारा जो कंसेप्ट है फेमिनिज्म का ये डेवलप किया जाता है। एंड ये टर्म बेसिकली कोइन की जाती है इनकी अराउंड 1830s में। फकोल्ट जो चार्ल्स फूरियर है ये है एक यूटोपियन सोशलिस्ट फिलोसफर। तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूटोपियन का मीनिंग क्या है।
ठीक है जी। तो ये टोपियन सोशलिस्ट फिलोसफर है फोरियर, जो बेसिकली सोशल इनइक्वालिटी है ना, स्पेशली इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, है ना। बेसिकली स्पेशली जो इनके द्वारा क्रिटिसिज्म किया गया वो है जेंडर इनइक्वालिटी का, ठीक है जी। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनका एक फेमस आर्ग्यूमेंट भी है, या आप इसको कोट कर सकते हैं कि जो प्रोग्रेस इनके द्वारा कहा गया था कि प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी जो है ये कैसे मेजर की जा सकती है, कि वहाँ की जो वुमेन्स है, उस स्टेट की जो वुमेन्स है, उस सोसाइटी की जो वुमेन्स है, वो उनकी कंडीशन क्या है। तो बोलते किसी भी स्टेट की प्रोग्रेस को अगर मेज़र करना है तो वहाँ की जो वुमेन्स है उनकी कंडीशन को मेज़र करिए, तो आप समझ पाएंगे कि उस स्टेट का या उस सोसाइटी में कितना किस तरह की वो सोसाइटी है बेसिकली। सो नेक्स्ट इज पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ एन आइडिया, फिनोमिनन, मूवमेंट और पर्सपेक्टिव। सो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ पर्सपेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पर्सपेक्टिव है और बिकॉज ये क्रिटिक है बेसिकली जो भी हमारे पास में यूनिवर्सल ट्रूथ थे। मॉडर्निज्म के बाद में ये कंसेप्ट आता है, तो इसलिए इसका नाम पोस्ट मॉडर्निज्म। एंड जो भी हमारे इससे पहले हमारे पास में जो आइडियाज़ थे, जो भी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, फेमिनिज्म है या मार्क्स के कंसेप्ट को हमने पढ़ा, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं बेसिकली, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसको ना क्रिटिसाइज़ करता है और उस पर क्वेश्चन रेज करना हमें सिखाता है कि भाई सिंपली जो ग्रैंड नैरेटिव्स है, किसी ने कुछ कहा है कि सोसाइटी इस तरह से डेवलप हुआ या इस तरह से डेवलप हुआ, तो ये क्वेश्चंस करते हैं उन ट्रेडिशनल थ्योरी को। जैसे कार्ल मार्क्स की जो ह्यूमन हिस्ट्री की थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी, प्रोग्रेस की थ्योरी, क्लास स्ट्रगल की बात करती है कि सोसाइटी में एवोल्यूशन कैसे होगा, क्लास स्ट्रगल से जो है हिस्ट्री चेंज होती आई है, कम्युनिज्म आएगा, फेमिनिज्म होगा, या जो भी थ्योरीज हमारे पास में रही है, तो उनको बेसिकली क्वेश्चंस करते हैं कि केवल एक ही थ्योरी सच नहीं है, यहाँ पे कई सारी थ्योरीज हो सकती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट इज हु सेड द स्टेट इज रिच लार्ज ऑफ इंडिविजुअल। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? स्टेट जो है इंडिविजुअल का ही एक बड़ा फॉर्म है, रिच लार्ज ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्लेटो के द्वारा ये कहा गया था कि स्टेट क्या है? इंडिविजुअल का ही लार्ज फॉर्म होता है। देखिए अगर आपने हमारी जो सीरीज़ है, थिंकर्स पे सीरीज़ है और कंसेप्ट बेस्ड सीरीज़ है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसमें भी हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमने प्लेटो को डिस्कस किया, प्लेटो से रिलेटेड कुछ एक कंसेप्ट्स को हमने देखा था। तो वहीं पे हमने ये बताया था कि स्टेट, प्लेटो क्या बोलते हैं कि स्टेट जो है इंडिविजुअल का एक लार्ज फॉर्म है। स्टेट यानी कि पोलिस, स्टेट को इनके द्वारा क्या नाम दिया गया था? पोलिस। तो प्लेटो बताते हैं कि स्टेट्स ना 3 पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि जिस तरह से इंडिविजुअल्स में ये 3 पार्ट बताते हैं, और उसी तरह बोलते हैं कि स्टेट्स के भी 3 पार्ट है। इंडिविजुअल में 3 पार्ट इनके द्वारा क्या बताए गए थे? एक तो बताया गया रीज़न, फिर बताते हैं स्पिरिट, और इसके साथ में बताते हैं एपेटाइट। रीज़न यानी बुद्धि, स्पिरिट मीन साहस, और एपेटाइट मतलब उसकी भूख क्या है, उसका लालच क्या है, बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स है बेसिक, उसको ये एपेटाइट का नाम देते हैं। इसके साथ ये ह्यूमन साउल की बात करते हैं कि ह्यूमन साउल बेसिकली इन 3 चीज़ों से बनती है। उसी तरह ये बोलते हैं कि स्टेट भी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। किससे? तो बोलते हैं एक रूलर इन्होंने बोला, दूसरा ऑक्सिलरी मीन्स जिसमें आर्मी, मिलिट्री, ये जो कंसेप्ट हैं, एंड थर्ड ये बोलते हैं प्रोड्यूसर, जो आर्टिसंस है या फिर फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसिंग वर्किंग क्लास जो है। तो ये बोलते हैं कि इसी तरह अगर रीज़न कंट्रोल करेगा, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में जो इंडिविजुअल्स में साउल इनको कंट्रोल करे तो बेटर रहता है, उसी तरह बोलते हैं स्टेट में भी अगर रीज़न और ऑक्सिलरी, रीज़न बेसिकली कंट्रोल करे इन दोनों को, आर्मी को और प्रोड्यूसर्स को, तो स्टेट जो एक बेटर फॉर्म में काम कर पाएगा। तो स्टेट इज़ रिट लार्ज ऑफ इंडिविजुअल्स वाज स्टेटेड बाय प्लेटो। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी या फिर डेमोक्रेसी। तो एरिस्टोटल ने देखिए क्या बताया था हमें। एरिस्टोटल हमें ना 6 टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें 3 बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है और 3 गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में ये बोलते हैं मोनार्की इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड पॉलिटी को तो ये बोलते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास में पॉलिटी, ये ध्यान में रखना है। तो ये 3 तो हो गए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड 3 ये बोलते हैं बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आएंगे। क्या? मोनार्की जब चेंज होगा, मोनार्की में कुछ करप्शन आएगा, या जो रूलर है वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा, लोगों के वेलफेयर्स को छोड़ के, उसको निगलेक्ट करके, तो ये जो मोनार्की है ये चेंज हो जाता है टायरनी में, मीन्स जहाँ पे अत्याचार या जुल्म बढ़ जाता है। एंड इसके बाद में ये बोलते हैं कि जो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनके द्वारा बताया जाता है एरिस्टोक्रेसी, बोलते हैं इसमें भी जब करप्शन आएगा, एरिस्टोक्रेसी मीन्स एक
अच्छे पढ़े लिखे कुछ लोग हैं जो सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एरिस्टोक्रेसी। और बोलते हैं जब इसमें करप्शन आएगा तो ये चेंज होगा ओलिगैरिकी में, या जहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप इंडिविजुअल्स का कोई भी ग्रुप होगा, अब उसमें जब करप्शन होगी वो अपने वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, सोसाइटी को निगलेक्ट करेंगे, तो ये होगा ओलिगैरिकी। एंड थर्ड ये करप्टेड फॉर्म बोलते हैं, परवर्टेड फॉर्म, जिसके द्वारा इनको द्वारा बोला गया था पॉलिटी। पॉलिटी में जब करप्शन आएगा ये हमारे पास में चेंज होगा डेमोक्रेसी में, तो इसको ये नाम दिया इन्होंने डेमोक्रेसी। तो पॉलिटी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बोलते हैं, और वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द प्रिंस, इनमें से कौन सा जब द प्रिंस से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास में एक्विजिशन ऑफ पावर, कंसोलिडेशन ऑफ पावर, एक्सपेंशन ऑफ पावर, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखिए प्रिंस जो है ये किसकी रचना है, ये रचना है मैकियावेली की, तो ध्यान में रखना है द प्रिंस इज रिटन बाय मैकियावेली, जो मेनली फोकस करती है पावर से। ठीक है, ये बोलते हैं कि पावर किस तरह से आएगा पावर हमारे पास में, तो पावर के 3 फॉर्म्स ये बताते हैं, एक्विजिशन ऑफ पावर, कंसोलिडेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एंड एक्सपेंशन ऑफ पावर, एंड सेपरेशन ऑफ पावर की बात इनके द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है जी, तो बोलते कि कोई भी रूलर है उसको पावर को किस तरह से पावर को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उसको कंसोलिडेट किया जाए ताकि मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए, एंड एक्सपैंड किस तरह से किया जाए अपने किंगडम को, अपने रूल को। ठीक है जी, तो ये बात की गई थी द प्रिंस में। एंड सेपरेशन ऑफ पावर जो था ये कंसेप्ट इनके द्वारा नहीं दिया गया, ये बेसिकली जॉन लॉक या फिर मोंटेस्क्यू के द्वारा ये कंसेप्ट जो था वो दिया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली क्या कहते हैं कि पावर 3 फॉर्म्स में इन्होंने ट्रेडिशनली जो फॉर्म बताए थे कि लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव है ना, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एंड तो इस तरह ये बताते हैं जुडिशियल, कि इस तरह से पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट है जॉन लॉक या फिर मोंटेस्क्यू, एंड द प्रिंस रचना है मैकियावेली की। तो आपको एक ही क्वेश्चन के साथ में कई सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो आपको उसको भी साथ साथ में डिस्कस करना है, उसको भी रिवाइज एक बार के लिए करना है। नेक्स्ट है हमारे पास में थिंकर्स और आइडियाज़ को आपने बताना है कौन सा थिंकर से कौन सा आइडिया जो है वो रिलेटेड है। सो जॉन लॉक, रूसो, हेगल और जॉन रॉल्स के आइडियाज़ यहाँ पे थिंकर्स के नाम है और आइडियाज़ दे रखे हैं। तो पॉपुलर सोवरेनिटी, अगर आप देखिए 1-2 को भी मैच कर लेते हैं, 1-2 भी थिंकर जो है अगर आपको ध्यान में है, तो बाकी आप जो है वो उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप इजीली आंसर उसका राइट कर सकते हैं। तो जैसे जॉन लॉक है ये नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, जॉन लॉक इज रिलेटेड विद द नेचुरल राइट्स, एंड रूसो इज रिलेटेड विद द पॉपुलर सोवरेनिटी। रूसो क्या बोलते थे कि पॉपुलर सोवरेनिटी होनी चाहिए, जो सोवरेन है, सुप्रीम है, पावर अथॉरिटी जो है ये लोगों के पास में होनी चाहिए, तो जिसको नाम दिया पॉपुलर सोवरेनिटी का, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम टाइप का। एंड जॉन लॉक नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, तो नेचुरल राइट्स इनके द्वारा क्या दिए गए थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, बेसिकली ये 3 राइट्स की बात करते हैं। तो अगर आप इनको जानते हैं तो फिर देखिए कई सारे ऑप्शन जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे पास में। सो A इज़ 2 एंड B इज़ 1, तो देखिए A2 B1, तो बाकी ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास में कैंसिल हो गए, हमें ये दोनों आते थे तो ठीक है इजीली। एंड उसके बाद में नेक्स्ट हेगल एंड जॉन रॉल्स, तो हेगल जो है ये यूनिवर्सल अल्ट्रिज्म की बात करते हैं, एंड हमारे पास में जॉन रॉल्स जो है ये सब्सटेंसिव जस्टिस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारे पास में फिर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेसिस ऑफ लेवाइथन। लेवाइथन का बेसिस क्या है, लेवाइथन मीन्स, लेवाइथन क्या है, हम देखते हैं ज्यूस मेथोलॉजी जो है उसमें एक बड़े क्रिएचर्स को, एक्चुअली सी मॉन्स्टर जो है जिसके पास काफ़ी पावर है, ठीक है, उसको उसी को लेवाइथन कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो लेवाइथन है जो ये कंसेप्ट किसके साथ में रिलेटेड है, यहाँ पे हम देखेंगे सिविल वॉर इन इंग्लैंड, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर स्पेनिश रिवॉल्यूशन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास में है ऑप्शन नंबर ए, सिविल वॉर इन इंग्लैंड। ठीक है, द लेवाइथन कंसेप्ट जो है इंस्पायर्ड है बेसिकली कहाँ से, सिविल वॉर इन इंग्लैंड। और ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था इन पॉलिटिकल थ्योरी, ये कंसेप्ट दिया जाता है थॉमस होब्स। ठीक है, थॉमस होब्स क्या बोलते हैं, थॉमस होब्स बोलते हैं कि एक लेवाइथन होना चाहिए अगर स्टेट को कंट्रोल करना है। जो ह्यूमन नेचर को वो बताते हैं, ह्यूमन नेचर कैसा है, ह्यूमन नेचर काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग है, वॉयलेंट है ह्यूमन नेचर, तो मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए एक स्टेट होनी चाहिए। उस स्टेट को जो कोई भी रूल करे, चाहे वो किंगशिप हो वहाँ पे, चाहे कुछ एरिस्टोक्रेसी टाइप का सिस्टम हो,
लेकिन बोलता है वो होना चाहिए लेवाइथन, मीन सुप्रीम पावर, किसी तरह से भी वो इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर सके, पावर को यूज़ कर सके। तो ये इंस्पायर थे इनके सिविल वॉर इन इंग्लैंड से। तो देखिए सिविल वॉर इंग्लैंड में क्या था, जब 1642 आज के लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे इंग्लैंड में पावर स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो चुका है, क्यूस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो ब्लड शेड देखते हैं थॉमस होब्स, तो उसको कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ना एक सुप्रीम पावर होनी चाहिए जो इस सिस्टम को कंट्रोल कर सके, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच राइट वाज गिवन प्राइमेसी बाय द लॉक इन हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि थॉमस होब्स जो है बेसिकली 3 राइट्स की बात करते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस राइट को जो है इनके द्वारा प्राइमेसी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। कि राइट टू प्रॉपर्टी को, हालांकि इन्होंने बात 3 राइट्स की थी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी इनके द्वारा जो है वो प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी जो है इनके द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग बुक्स ऑफ रूसो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर पब्लिकेशन। तो रूसो की ये बुक्स हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कन्फेशन एंड डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस। तो देखिए डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस वाज हिज फर्स्ट बुक, यहाँ पे 1750 में ये पब्लिश होती है हमारे पास। देन आफ्टर आता है हमारे पास डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी जो 1755 में, एंड इसके बाद में कन्फेशन जो है इनके आफ्टर द डेथ, बेसिकली इनकी एक ऑटोबायोग्राफी की तरह आप समझ लीजिए, ऑटोबायोग्राफी ही है इनका, जो 1782 में पब्लिश होती है आफ्टर द डेथ ऑफ रूसो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये राइट किया गया था 1762 में। तो यहाँ से आप जो है इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 4। तो देखिए अगर आप 2-3 भी आपको ऑप्शन में पता है या 2 ऑप्शन भी पता है तो 1-2 तो एलिमिनेट वैसे ही हो जाते हैं हमारे पास में। सो ऑप्शन नंबर ए और बी इसमें चेक कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में A4 ए में, एंड देन आफ्टर वी हैव 3 एंड, तो फर्स्ट भी गलत हो गया यहाँ पे क्योंकि लास्ट में, सबसे लास्ट में तो कन्फेशन है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेगेलियन डायलेक्ट इज बेस्ड ऑन, हेगेलियन का जो डायलेक्ट्स है ये किस पे बेस्ड है, आइडिया पे, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, या फिर इन सभी ऑप्शंस पे, आइडिया, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस पे। तो देखिए हेगेलियन कंसेप्ट जो है ये बेसिकली बेस्ड है आइडियाज़ पे, ठीक है। हेगल जो है ये एक आइडियलिस्टिक है, तो याद रखते हैं हेगल जो है वो आइडियलिस्टिक मतलब जो आइडियाज़ को पहले मानते हैं कि आइडिया क्रिएट द सोसाइटी, है ना, आइडिया क्रिएट द रियलिटी, कि पहले आप आइडियाज़ लेके आओ तब आप उस रियल प्रॉब्लम में उसको रख सकते हैं ना। रियलिटी क्या होता है कि जो आज हम प्रेजेंट डे में रियलिटी देखते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे अगर कुछ सोचता है कोई इंडिविजुअल कि भाई कुछ सालों के बाद मेरे पास एक घर होगा, वो उसके लिए मेहनत करता है और फिर अपने घर बना भी लेता है। तो हेगल यही बात कहते हैं कि जो रियलिटी है दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द आइडियाज़, आइडिया से ही रियलिटी जो है वो क्रिएट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ सबल्टन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। द सबल्टन जो आइडिया है किसके साथ एसोसिएटेड है, हेगल, कार्ल मार्क्स, ग्रामेस्की या फिर फ्रांस फैनन। तो ये आइडिया एसोसिएटेड है ग्रामेस्की के साथ में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ग्रामेस्की के द्वारा ये आइडिया दिया जाता है सबल्टन का अपनी बुक मेनली प्रिजन नोटबुक, ठीक है। अपनी क्या कौन सी बुक है, प्रिजन नोटबुक, है ना, जो मेनली क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है उन सोशल ग्रुप्स को या लोगों को जो सोशल स्ट्रक्चर में लोएस्ट लेवल पर होते हैं, है ना, जैसे कि चाहे वो पर्टिकुलरली इकोनॉमिकल बेसिस पे जो लोएस्ट लेवल, गरीब तबका जो है, वर्किंग क्लास जो है, ये उसको उसके बाद उनको डिनोट करने के लिए जो है वो इस वर्ड का यूज़ करते हैं सबल्टन, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है सबल्टन का मतलब क्या होगा कि वो इंडिकेट कर रहे हैं उन लोगों को या उन सोशल ग्रुप्स को जो इकोनॉमिक लेवल पे सोसाइटी में जो लोएस्ट लेवल पे जिनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज रिलेटेड विद माओ। तो माओ के साथ में कौन सी जो मूवमेंट है वो रिलेटेड है, सोशल रिवॉल्यूशन, कल्चरल रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद माओ? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कल्चरल रिवॉल्यूशन। देखिए माओ जेडोंग जो है ये फाउंडिंग मेंबर थे किस चीज़ के? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ध्यान में रखना है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पार्टी है, इस पार्टी के ये फाउंडिंग मेंबर थे माओ जेडोंग। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्टार्ट किया था ग्रेट प्रोलिटेरिएट रिवॉल्यूशन, ग्रेट प्रोलिटेरिएट कल्चरल रिवॉल्यूशन। ठीक है जी, प्रोलिटेरियन मीन जो वर्किंग क्लास है, कि वर्किंग क्लास आए आगे, तो उस रिवॉल्यूशन को नाम दिया था इन्होंने ग्रेट प्रोलिटेरियन वर्किंग रिवॉल्यूशन। और ये स्टार्ट हुआ था 1966 में, अराउंड 1966, ताकि जो चाइनीज़ कम्युनिज्म है उसको कैपिटलिज्म से प्रोटेक्ट किया जा सके। मीन जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, क्योंकि 1966 के अराउंड जो इंडस्ट्रियलिज्म है एंड जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे पास में, वहाँ पे कैपिटलिज्म काफ़ी उभर के आ रहा है। तो जेडोंग जो है, माओ जेडोंग जो है, ये रिवॉल्यूशन लेके आते हैं चाइनीज़ कम्युनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, तो ये वर्किंग क्लास का मूवमेंट है, ताकि कोई भी एक दो इंडिविजुअल आके उस पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल ना करें, इसलिए कम्युनिज्म के इस कंसेप्ट को रिवॉल्यूशन में बदलते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टेट्स इन कौटिल्याज मंडल थ्योरी। तो कौटिल्य की मंडल थ्योरीज में कितनी स्टेट्स हैं? A5, B10, C12 या फिर D14। सो राइट ऑप्शन हमारे पास में है ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य की मंडल थ्योरी में जिन स्टेट्स का नाम, मतलब जितनी स्टेट का नाम मेंशन है वो है 12 स्टेट्स। एंड ये 12 स्टेट जो है बेसिकली किस तरह की स्टेट्स है? ये स्टेट्स है विद द रिलेशन टू किंग, जो मेन रूलर है, कि भाई जो ये रिलेशनशिप को बता रहा है कि जो वहाँ की मेन जो हमारे पास में अथॉरिटी है उसका बाकी स्टेट्स के साथ में किस तरह, सेंटर के साथ में किस तरह से रिवोल्यूशन है। तो स्टेट और सेंटर का, सेंटर में जो रूलर बैठे हैं उनके साथ में क्या किस तरह का रिलेशन बैठाते हैं, मीन्स कौन फ्रेंडली स्टेट्स है, कौन जो एनिमी स्टेट्स है। तो इस तरह से ये रिलेशन इनके द्वारा डेवलप किया, रिलेशन बेस्ड ये स्टेट्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया है अर्थशास्त्र में, जो इनकी फेमस बुक है अर्थशास्त्र, उसमें ये इसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज अगान सूता इज एसोसिएटेड विद, अगान सूता जो है बुद्धिस्ट जो वर्क है, ये किसके साथ में एसोसिएटेड है? दंड नीति, अर्थनीति, कूटनीति या फिर बौद्ध नीति। सो ऑप्शन नंबर डी, तो ये तो हमने क्वेश्चन में ही आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध नीति से ये संबंधित है। एंड इसमें बौद्ध नीति में क्या डिस्क्राइब हमें देखने को मिलता है? ये हमें इस अगान सूत्र में भी देखने को मिलता है जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के थॉट्स यूनिवर्स के ओरिजिन के रिगार्डिंग है ना, और साथ में सोशल ऑर्डर को जिस तरह से ये डिस्कस करता है, इससे ये संबंधित है अगान सूत्र। नेक्स्ट इज द फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ कबीर आर कलेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कबीर के फिलोसफिकल आइडियाज़ है उसको किस में कलेक्ट किया गया है? साखीज में, शब्द में, रामायणी में या फिर बीजक में। तो इनका इम्पोर्टेंट, इनको जो कलेक्शन हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बीजक में। बीजक जो है प्रोमिनेंट जो कबीर पंथी है, तो बीजक को एक पवित्र ग्रंथ के तौर पे मानते हैं उसको, एंड इसमें जो है इनके फिलोसफिकल आइडिया जो है मेंटेन है। और बाकी के जो पार्ट है साखी, रामायणी, जो शब्द है, ये इसका ही स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, इसके ये बेसिकली 3 पार्ट है, जहाँ पे साखी में हमको इनके दोहे देखने को मिलते हैं कबीर के, तो लगभग 700 के करीब दोहे हमें साखीज़ में देखने को मिलते हैं। एंड जो शब्द है ये इसमें पोइटिक सॉन्ग्स हैं, शब्द ज्ञान मतलब सॉन्ग्स है, जिस तरह से सिखिज़म में भी काफ़ी शब्द गायन होता है, मतलब पोइटिक सॉन्ग जो है, तो लगभग 100 के करीब हमें पोइटिक सॉन्ग देखने को मिलते हैं। एंड रोमानी में या रामेनी में हमें लगभग जो है वो 80 के आसपास हमें लॉन्ग फिलोसफिकल इनके जो दोहे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो साखीज़ में भी दोहे हैं, इसमें भी दोहे हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में है, काफ़ी जो बड़े हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मीन्स ये तीनों जो है साखी, रामेनी और शब्द जो है बीजक के ही 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ महिला आर्य समाज। तो महिला आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर पंडिता रामाबाई। महिला आर्य समाज के संस्थापक है पंडित रामाबाई। और कब स्थापना की गई थी महिला आर्य समाज की? 1882 में। ठीक है, 1882 इन पुणे, तो ये स्थापना की जाती है पुणे में। एंड इस महिला आर्य समाज का मेन जो फोकस था वो था वुमेन एजुकेशन पर, तो ध्यान में रखना है आपको, वुमेन एजुकेशन को इनके द्वारा फोकस किया जाता है। एंड 1882 में इसकी स्थापना होती है। इसके साथ जो आर्य समाज है, ये तो स्पेशली डिज़ाइन था महिला आर्य समाज,
आर्य समाज, जो ओरिजिनल आर्य समाज है, उसकी स्थापना की जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इन 1875 बॉम्बे में इसकी स्थापना जो इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विवेकानंदा ऑथर, तो इनमें से कौन सी जो बुक्स है वो विवेकानंदा के द्वारा ऑथर राइट की गई है? राजयोगा, कर्मयोग, वर्तमान भारत और ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी वर्क जो है वो स्वामी विवेकानंदा के द्वारा राइट किए जाते हैं। राजयोगा, अगर हम इसकी डेट्स की बात करें तो राजयोग जो है ये 1896 एंड ये भी कर्मयोग जो है वो 96 में इनके द्वारा ऑथर की जाती है, राइट की जाती है। एंड वर्तमान भारत जो है 1899 में। सो ये तीनों वर्क जो है वो संबंधित है स्वामी विवेकानंदा से। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट बुक रिटन बाय गांधी जी इन शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, स्मॉलेस्ट बुक शॉर्टेस्ट टाइम में गांधी के द्वारा कौन सी लिखी जाती है? हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यंग इंडिया या फिर गीता रहस्य। सो राइट ऑप्शन हमारे पास में रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हिंद स्वराज जो है सबसे छोटी बुक है गांधी जी की और सबसे कम टाइम में जो लिखी जाती है। एंड कितने टाइम में? ये मात्र 10 दिनों में ये बुक लिखी जाती है गांधी जी के द्वारा। 10 दिनों में कब लिखी जाती है? जब गांधी जी 1909 में ये जा रहे थे साउथ अफ्रीका। ठीक है, जब ये साउथ अफ्रीका जा रहे थे लंदन से। ठीक है, तो शिप में थे और शिप में 10 दिन का जो ट्रैवल टाइम था इनका, उस टाइम पे इन्होंने ये हिंद स्वराज की रचना की थी। आपको डेज भी याद रखना है, इन 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक, फाउंडर ऑफ मराठा न्यूज़पेपर, टैगोर, deconstruction of the idea of nationalism, C. श्री अरबिंदो, exponent of spiritual nationalism, या पेरियर, religion as a dividing factor between north and south। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो मैच है, पेयर है, वो गलत है। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा न्यूज़पेपर को फाउंडर ये रहे हैं। एंड टैगोर डिकन्स्ट्रक्शन ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, श्री अरबिंदो जो है ये स्पिरिचुअल नेशनलिज्म से संबंधित है। एंड पेरियर ने रिलीजन एज द डिवाइडिंग फैक्टर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ नहीं बोला था। ठीक है जी, इनके द्वारा जो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो रिलीजन नहीं है। ठीक है, रिलीजन को उन्होंने कभी भी नहीं माना था कि ये इसका डिवाइडिंग फैक्टर है। ये बोलते हैं कि जो बेसिक डिवाइडिंग फैक्टर है नॉर्थ और साउथ के बीच में वो क्या है? वो बोलते हैं कास्ट हायरार्की जो है, या फिर एक जो आर्यन थ्योरी और द्रविडियन है ना, नॉर्थ में आर्यन और साउथ में द्रविडियन। ठीक है, तो अपना अपना इनका कल्चर, लैंग्वेजेस हैं, ये इसको इनके द्वारा जो एक डिवाइडिंग फैक्टर माना गया था नॉर्थ और साउथ के बीच में। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ हिंदुत्व एज आउटलाइंड बाय वी.डी. सावरकर वाज बेस्ड ऑन। तो हिंदुत्व का जो आइडिया है जिसको वी.डी. सावरकर जो बताते हैं, किस बेसिस पे ये बताते हैं? बर्थ लैंड पे, फादरलैंड, मदरलैंड या होली लैंड। सो यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज़ करने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, वी.डी. सावरकर ने बोला था हिंदू जो है वो हिंदुत्व का जो धारणा है ये संबंधित है विद फादरलैंड, कि वही हिंदू होगा जो फादरलैंड माने और साथ में उसको होली लैंड माने, अपने भारत को। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी जहाँ पे होगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या कहा था इनके द्वारा? फादरलैंड होना चाहिए पितृभूमि और पवित्र भूमि, कि जो लोग ऐसा मानते हैं भारतवर्ष को वही हिंदुत्व को धारण करने वाले हैं। नेक्स्ट इज या हिंदुत्व के फॉलोअर है। नेक्स्ट इज विथ मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। थिंकर्स को आइडियाज़ के साथ में मैच करेंगे हम। एम.एन. रॉय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, और आइडियाज़ दे रखे हैं चौखंबा राजनीति, न्यू ह्यूमनिज्म, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म और टोटल रिवॉल्यूशंस। तो देखिए, फिर से वही बात है कि अगर आपको एक दो को भी आपको क्लियरली पता है आपको, तो बाकी के ऑप्शन जो है आप एलिमिनेशन मेथड से, और कई बार एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक दो को ही मैच करने से सारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाता है। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें, एम.एन. रॉय जो है ये संबंधित है विद न्यू ह्यूमनिज्म से, फर्स्ट का सेकंड। तो हमारे पास में जब फर्स्ट का सेकंड हम टिक करते हैं तो ये दो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी एंड डी एलिमिनेट हो जाते हैं। और नेक्स्ट वी हैव राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया संबंधित है
चौखंबा राजनीति से, ठीक है। राम मनोहर लोहिया जो चौखंबा राजनीति की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है टोटल रिवॉल्यूशन, एंड दीनदयाल उपाध्याय जो है वो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। तो एम एन रॉय और दीनदयाल उपाध्याय, इनका बेसिक डिफरेंस याद रखना है। एम एन रॉय जो है न्यू ह्यूमनिज्म से संबंधित है, दीनदयाल उपाध्याय जो है ये इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फिर हमारे पास में? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का वन, थर्ड फोर्थ से और फोर्थ थर्ड से जो है वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी वाज नॉट एडवोकेटेड बाय अंबेडकर। तो अंबेडकर के द्वारा डेमोक्रेसी का कौन सा नोशन जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया, एडवोकेट नहीं किया गया? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक या फिर कल्चरल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर एक जस्टफुल सोसाइटी क्या होगी? जस्टफुल सोसाइटी रिलाई करती है तीन चीज़ों पे। इनके द्वारा बोला जाता है कि जस्टफुल सोसाइटी जो है तीन चीज़ों पे बेसिकली रिलाई करती है। वो होते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इन तीन चीज़ों पे जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम से ये चलना चाहिए, एंड इनके द्वारा कल्चरल डेमोक्रेसी को एडवोकेट नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा। उनका मानना गया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जहाँ पे वन मैन वन वोट का कंसेप्ट है ये इररिलेवेंट है। अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, सोसाइटी में सभी लोग एक समान ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं, ऊंच नीच का जो भाव जो सोसाइटी में चल रहा है, या फिर कोई गरीब रह गया, कोई अमीर होते जा रहे हैं, तो जब तक इस बेसिस पे अमीरी गरीबी के बेसिस पे सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप डेमोक्रेसी नहीं लेके आते तब तक जो है हमारे पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो काम नहीं करेगी। तो इसमें ध्यान रखना हमें कल्चरल डेमोक्रेसी के द्वारा नहीं बताया गया। नेक्स्ट इज हु एडवोकेटेड गेट कीपिंग इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तो किसके द्वारा गेट कीपिंग का जो कंसेप्ट है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में दिया जाता है? डेविड ईस्टन, एलमंड पोल, लुसियन पाए और सिडनी वेर्बा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन। तो देखिए गेट कीपिंग क्या है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में? डेविड ईस्टन कहते हैं ये एक सिस्टम की तरह, सिस्टम का फिल्टर है ना। जिस तरह पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा, बोलते हैं कि जैसे बेसिकली जो इनकी डिमांड और सपोर्ट थ्योरी है डेविड ईस्टन की, जिसमें ये कहते हैं कि कोई भी डिमांड जब हम देते हैं पॉलिटिशियंस के पास या ब्यूरोक्रेसी में कोई भी डिमांड जाती है तो वो इनपुट बनेगी, मींस कि उसको प्रोसेस किया जाएगा कि नहीं जाएगा। आपकी जो भी इश्यूज़ है, आप इश्यूज़ लेके गए पॉलिटिशियंस के पास में, अब वो इश्यूज़ जो हैं उन पे काम होगा कि नहीं होगा, वो वहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब उनको प्रोसेस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये देखेगा वो सिस्टम। तो इस सिस्टम को ही डिफाइन, मतलब सिस्टम एक फ़िल्टर की तरह काम किया जाता है, गेट कीपर की तरह काम कर रहा है कि भाई अंदर जाएगा वो डिमांड और इशू जिसको सॉर्ट आउट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो बोलते हैं ये डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको नाम दिया जाता है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं गेट कीपिंग का। सो डेविड ईस्टन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन स्कूल ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इनमें से कौन सा जो है कॉमन स्कूल नहीं है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का? रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, कल्चरल, स्ट्रक्चरल या फिर फिलोसफिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। देखिए न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है क्या, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस का मॉडर्न अप्रोच है, जो हमें जैसे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक जो रूल्स मेकिंग है या नॉर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके रोल्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि कैसे इंस्टीट्यूशन जो है पॉलिटिकल बिहेवियर को और उसकी आउटकम्स को शेप करते हैं। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के 3 कॉमन स्कूल्स हैं बेसिकली। एक तो है हमारे पास में रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, दूसरा हमारे पास में रखता है हिस्टोरिकल और सोशल लॉजिकल स्कूल्स, ठीक है, सोशल लॉजिकल और हिस्टोरिकल या फिर स्ट्रक्चरल स्कूल रहता है। तो इसमें से हमारे पास में कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, फिलोसफिकल नहीं है। तो जो हमारे पास सोशल है, जिसमें हमारे पास कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का फोकस आता है, और हिस्टोरिकल में जो स्ट्रक्चरल है उसका हिस्ट्री से किस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड है इंस्टीट्यूशंस, तो बोलते हैं ये तीनों इसमें डिफाइन किए गए हैं। एंड फिलोसफिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म की ये बात नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन इन अफ्रीका हैड गांधीयन बेस्ड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। तो इनमें से किस देश में जो है, अफ्रीका के किस पार्ट में जो है, किस देश में गांधीयन के आइडियाज़ को जो है बेसिकली फॉलो किया जाता है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के दौरान में? गाना, तंजानिया, साउथ अफ्रीका या फिर सभी में? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी,
ऑल ऑफ दिस, इन सभी में जो है वो गांधीन फिलोसफी को जो है फॉलो अप किया जाता है। बेसिकली गांधी की जो सत्याग्रह या फिर नॉन वायलेंस जो स्ट्रगल रहा कॉलोनियल लीडरशिप के अगेंस्ट में, एंटी कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे इनके आइडियाज़ को इन सभी स्टेट्स में जो है वो फॉलो किया जाता है, तंजानिया, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका एंड गाना में। तो गाना के जो प्रोमिनेंट लीडर थे उस टाइम के, जैसे क्वामा नकामू, एंड तंजानिया में जूलियस नेरिसे जो थे, इन्होंने इसको फोकस किया। एंड साउथ अफ्रीका में तो हमें पता ही है गांधी जी जो थे वो पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं अपनी विदाउट, एंड जहाँ पे बेसिकली यहीं से वो अपने जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज़ इमेजिनरी बट इट्स इफेक्ट इज़ रियल। तो किसके द्वारा ये कहा गया कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है नेशनलिज्म, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो रियल है, वो रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है। तो ये कहा गया था बेंडिक्ट एंडरसन, अर्नेस्ट गेलनर या फिर एंथनी डी स्मिथ और पॉल ब्रास। किसके द्वारा ये बोला गया? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बेंडिक्ट एंडरसन। देखिए इनकी जो एक फेमस बुक है इमेजिन्ड नेशनलिज्म, तो ध्यान में रखना है इमेजिन नेशनलिज्म इनकी, और सॉरी इमेजिन कम्युनिटीज़ जो है इनकी एक फेमस बुक है, जहाँ पे ये आर्ग्यू करते हैं कि नेशन जो है वो इमेजिन कम्युनिटीज़ है। ठीक है, इमेजिन कम्युनिटी में डिस्क्राइब करते हैं कि नेशन क्या है, इमेजिन कम्युनिटीज़। कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम इंडिया की अगर हम बात करें तो अलग अलग कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। ठीक है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में अलग कल्चर है लोगों का, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सभी को एक चीज़ बांधे रखती है, कोई किसी को नहीं जानता है ना, नॉर्थ साउथ में या इस तरह से जान पहचान ना भी हो एक दूसरे के साथ में, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो जोड़ के रखती है वो पैट्रोटिज्म है ना, देशभक्ति कि ये जो फीलिंग है, सेक्रीफाइस की जो फीलिंग है, ये सबको जोड़ के रखती है। इस बेस पे ये कहते हैं कि ये तो है तो इमेजिन पैट्रोटिज्म जैसी फीलिंग, लेकिन ये इसको जोड़ के रखती है, रियल लाइफ में भी हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से कंट्री जो है वो पूरी यूनाइटेड है, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन ना होने के बावजूद भी, डायरेक्टली तो कोई किसी से नहीं मिल रहा, लेकिन सबके दिल में एक देश प्रेम है, तो उसी को एक नाम देते हैं नेशनलिज्म, इमेजिनरी नेशनलिज्म। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कुड ब्रॉडली बी एसोसिएटेड विद। तो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया किसके साथ में एसोसिएट हम कर सकते हैं? हांसिंगर, होली स्टैनरी, जॉन मायनार्ड केनिस और जॉन विलियमसन। ठीक है, तो किसके साथ में एसोसिएटेड है वेलफेयर स्टेट का आइडिया? तो ये एसोसिएटेड है जॉन मेनार्ड केनिस के साथ में। वेलफेयर स्टेट देखिए, एज वेलफेयर स्टेट जो टर्म है ये उस इनके काफ़ी पहले थी ये टर्म। ठीक है, जॉन मेनार्ड से पहले भी ये टर्म एग्जिस्ट करती थी, लेकिन केनिस की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, ठीक है, जिसमें जो बेसिक इसेंशियल्स बताते हैं ये वेलफेयर स्टेट के, तो केनिस है ये एडवोकेट करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होना चाहिए स्टेट की, अगर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, मींस सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो रिच पुअर का गैप है, कास्ट के बेस में अगर किसी के साथ में ब्रुटैलिटी हो रही है, कोई डिप्राइव्ड रह गई सोसाइटी से, तो उसके लिए ये कंसेप्ट देते हैं वेलफेयर स्टेट को। इसको काफ़ी एडवोकेट करते, प्रमोट करते हैं इस कंसेप्ट को वेलफेयर स्टेट के। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग रूलर्स एंड द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो ये कंट्री के रूलर जो है किस कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इदी अमीन, ये रिलेटेड है, ये मिलिट्री ऑफिसर थे अर्लियर, और उसके बाद में ये जो है वो कमांडर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं युगांडा के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है हमारे पास में। नीत कोंडा, ये जाम्बिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एंड इनको जो है वो फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है जाम्बिया में। ठीक है, प्रेसिडेंट रहे ये जाम्बिया के। नेक्स्ट वी हैव निकोल कोसेको, ये है रोमानिया के जनरल सेक्रेटरी रहे ये, रोमानिया जो कम्युनिस्ट पार्टी थी रोमानिया की। एंड ओमार अल बशर जो है सूडान से। तो A1, तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास में सभी करेक्टली मैच दिए गए हैं। नेक्स्ट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस पे बेस्ड है, किन आइडियाज़ पे बेस्ड है? सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर फ्यूजन ऑफ पावर। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बेस्ड है सेपरेशन ऑफ पावर के आइडिया पे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सेपरेशन ऑफ पावर।
तो ये जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, इसको पॉपुलराइज किया था बेसिकली मोंटेस्क के द्वारा, है ना। जॉन लॉक और मोंटेस्क ये से ये कंसेप्ट संबंधित है। एंड ये गवर्नमेंट ड्यूटीज़ को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है सेपरेशन ऑफ पावर। किस तरह से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड साथ में जुडिशरी, ठीक है। जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, तो इसमें ये डिवाइड करता है। सो द क्वेश्चन इज कार्नेशन रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन टुक प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो कार्नेशन रिवॉल्यूशन है ये किस देश से संबंधित है, जो कि थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का माना जाता है। डेमोक्रेटाइजेशन जो व्यवस्था थी उसका थर्ड वेव है। तो ये होता है स्पेन, पुर्तगाल, रोमानिया या फिर पोलैंड में। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पुर्तगाल में। पुर्तगाल में ये रिवोल्यूशन होता है 1974 में। देखिए डेमोक्रेटाइजेशन के जो 3 वेव्स हैं, डेमोक्रेसी जो है 3 वेव्स के थ्रू आई है, डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ डेमोक्रेसी, है ना। तो इन 3 वेव्स को डिफाइन किया गया था बाय हटिंगटन, सैम्यूल हटिंगटन जो थे, इनके द्वारा जो था इसको जो था ये 3 वेव्स दिए गए। और इसमें बोलते हैं कि जो 3 वेव्स है इसके थ्रू डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप होती है। डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है 3 वेव्स में आती है। तो फर्स्ट जो था वो फर्स्ट वेव जो है डेमोक्रेटाइजेशन की वो होता है 1828 से 1926 तक रहता है। देन आफ्टर सेकंड वेव आती है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे है ना, 1943 से लेके 1962 तक रहता है। एंड थर्ड वेव जो है डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस का, ये कार्नेशन रिवॉल्यूशन के थ्रू आता है 1974 में, और लगभग ये रिवॉल्यूशन रहता है 1990s के आसपास तक। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड अ कंट्री डज नॉट हैव टू बी डीम्ड टू बी फिट फॉर डेमोक्रेसी। कि एक कंट्री को डेमोक्रेसी के लिए फिट नहीं होना है कि कोई कंट्री फिट है तो वहाँ पे मतलब पहले से व्यवस्थित है, अपने आप को एलिजिबल बनाए डेमोक्रेसी वहाँ पे होने के लिए। तो इसके अलावा क्या होना चाहिए कि कंट्री को डेमोक्रेसी के थ्रू फिट होना है, मतलब कंट्री बेस्ट फॉर्म में रहे, वो डेमोक्रेसी के थ्रू हो। तो ये किसके द्वारा कहा गया? फ्रांसिस फुकुयामा, अमर्त्य सेन, महबूबुल हक या एस्कोबार के द्वारा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन जो है ये इनका फेमस डिफाइन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is the exponent of I4 मॉडल ऑफ द पार्टी फॉर्मेशन। तो पार्टी फॉर्मेशन जो है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है कि ये I4 मॉडल जो है वो क्या है, किसके द्वारा दिए गए? गोवानी सार्तोरी, पीटर मेयर, हर्बर्ट किट्सकेल एंड नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट किट्सेल। तो हर्बर्ट किट्सेल जो है ये कहते हैं कि जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी फॉर्मेशन है, ये I4 मॉडल पे रिलाई करता है। I4 मॉडल मींस जहाँ पे I का मीनिंग होगा इंटरेस्ट, ठीक है, I आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटीज़, एंड I फॉर आइडियाज़, एंड I से इंस्टीट्यूशंस। ये 4 चीज़ जो है जो पार्टी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए कोई, एंड देन आफ्टर कोई आइडियाज़ जो उसको लीड करेगा, एंड वी हैव इंस्टीट्यूशंस, वी मस्ट हैव इंस्टीट्यूशंस। So option number C is the right answer. Next question is who said in the long run sword will always be conquered by the spirit। तो किसके द्वारा कहा गया? ये स्टेटमेंट किसका है कि लॉन्ग रन में जो है स्वॉर्ड है ये हमेशा जो है इनको स्पिरिट के थ्रू, साहस के थ्रू, रिवोल्यूशंस के साथ ही इसको जो है कंकर किया जाएगा। सो थाइकिडिड्स, नेपोलियन बोनापार्ट, गांधी या फिर वुड्रो विल्सन है। तो ये स्टेटमेंट दिया जाता है बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि चाहे टेम्परेरी बेसिस पर मिलिट्री और फोर्स का यूज़ करके आप जो है डोमिनेट कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है सोसाइटी में जब अवेयरनेस आएगी, रिवोल्यूशन होगा, आइडियाज़ आएंगे, तो फिर जो है आप मिलिट्री या फोर्सेस का यूज़ करके आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम नेपाल का, जहाँ पे रिवोल्यूशन के थ्रू जो है लोग जो है उस मिलिट्री को हरा के भी जो है पावर सत्ता में आते हैं, जैन जी जो है वहाँ पे कंट्रोल लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ हेल्प इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सेल्फ हेल्प जो है किस थ्योरी से रिलेटेड है? लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, रियलिज्म या फिर फेमिनिज्म। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रियलिज्म से। सेल्फ हेल्प एसोसिएटेड है रियलिज्म से। इंटरनेशनल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका रियलिज्म कहता है कि जो
बेसिकली स्टेट्स हैं ये हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज़ या अपनी जो इनकी रिसोर्सेज हैं उस पे ही स्टेट्स को रिलाई करना चाहिए। आप किसी दूसरे पे डिपेंड होके नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जब तक आपके पास अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, तो आप जो है फ्रीली काम कर सकते हैं। वरना आप एग्जांपल देखिए प्रेजेंट डे में पाकिस्तान का जिस तरह से यूएस के दबाव में रहता है, ठीक है जी, किस तरह से उसके कहने पे ही जो है वो काम कर रहा है। एक बेसिक एग्जांपल हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये कहते हैं कि सेल्फ हेल्प क्या है कि अपनी हेल्प जो है आपको खुद ही करनी है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप किसी पे कंप्लीटली जो है वो विश्वास नहीं कर सकते, कोई भी स्टेट होगा। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरलिस्ट रियलिस्ट, ठीक, कौन सा जो है इनमें से स्ट्रक्चरलिस्ट रियलिस्ट है? वुड्रो विल्सन, जोसेफ नाय, जॉन मेयरशेमर, मिशेल पेरेंटाई। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। स्ट्रक्चरलिस्ट रियलिस्ट है हमारे पास में जॉन मेयरशेमर। तो बेसिकली ये रिलेटेड है ऑफेंसिव रियलिज्म से। ये जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चरलिस्ट रियलिस्ट का, ये है ऑफेंसिव रियलिज्म से रिलेटेड है, जो कि ब्रांच है इस स्ट्रक्चरल रियलिज्म का, ठीक है, जो ऑफेंसिव रियलिज्म है। तो इसका मानना क्या है? इसका बेसिकली ये मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है यही स्टेट्स को कंपेल करता है अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए। कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इंटरनेशनली, पावर स्ट्रक्चर जो भी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये कंपेल कर रहा है स्टेट्स को अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, है ना। कि अगर हम चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो इंडिया पे, तो इंडिया जो इतना कम्पीट नहीं करेगा, तो उसको उस दबाव से ऊपर उठने के लिए जो है इंडिया अपनी पावर बढ़ाना चाहता है कि भाई हम पे यूएस डोमिनेट ना करे, ठीक है। या यूएस ने भी ईरान पे अटैक किया, तो वो इसीलिए कि वो यूरेनियम इनरिच करके कहीं वो पावरफुल ना हो जाए, है ना। तो अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए जो है ये इसको नाम देते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल इंटीग्रेशन थ्योरिस्ट? इनमें से कौन सा रीजनल इंटीग्रेशन थ्योरिस्ट नहीं है? डेविड मिट्रानी, कार्ल ड्यूटेश, अर्नेस्ट हास या फिर सुसान स्ट्रेंज। सो राइट ऑप्शन है हमारे पास में सुसान स्ट्रेंज। इट मीन्स बाकी के जो सभी हैं ये हमारे पास में रीजनल इंटीग्रेशन थ्योरिस्ट हैं। सुसान जो है ये मेनली फोकस करते हैं स्ट्रक्चरल पावर पर, ना कि रीजनल पावर पर, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल पावर किस तरह से पावर जो स्ट्रक्चर सिस्टम में है ये उस पर फोकस करते हैं, रीजनल पावर पे ये फोकस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हु सेड वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स? कि वॉर जो एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स है बाय अदर मीन्स, ये किसके द्वारा कहा गया? हांस मोर्गेनथाउ, केनीथ वॉल्ट्स, कार्ल वॉन क्लोजविट्ज या फिर सैमुअल पी हैटिंगटन। तो ये स्टेटमेंट दिया जाता है बाय कार्ल वॉन क्लोजविट्ज के द्वारा कि जो वॉर क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। इसका क्या मतलब है? वॉर कहते हैं कि जो वार्स है कोई एक सिंगल एक्ट नहीं है कि किसी एक सिंगल रीज़न के लिए वॉर हो गया, ऐसा नहीं है। बोलता है ये वॉर जो है ये कुछ अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को जीतने के लिए, अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है, ऑब्जेक्टिव जो है उनको कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ एक इंटरेस्ट के लिए नहीं कि अपनी पावर कुछ एक रीज़न की वजह से वॉर हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपली ये करें कि अदर मीन्स वहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की उनको जो है उन पे कंट्रोल करने के लिए हो सकता है, अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए है। तो इस तरह से ये इसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज पैरिया स्टेट्स रेफर टू डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एंड कंडेमनेशन ड्यू टू। पैरिया स्टेट का मतलब क्या है? रेफर्स टू डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, की डिप्लोमेटिकली उस स्टेट को जो है आइसोलेट कर दिया गया विद फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, एंड कंडेमनेशन ड्यू टू, किन कारणों से? बिहेवियरल नॉर्म्स की वजह से, फाइनेंशियल डेब्ट की वजह से, या फिर एग्रेसिव न्यूक्लियर पॉलिसी, और डी डिसओबेइंग इंटरनेशनल लॉज। तो पैरिया स्टेट कौन सी स्टेट्स होती है जिनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर लिया गया है? क्यों? बिकॉज वो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इंटरनेशनल लॉ जिसमें हम देखते हैं कि बेसिकली जो ह्यूमंस के जो ह्यूमन राइट्स के जो लॉज हैं उनको अगर वॉयलेट किया जा रहा है, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो ना करने के कारण उनको जब आइसोलेट कर दिया जाता है तो उसको हम बोलेंगे पैरिया स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग? तो साइलेंट स्प्रिंग जो है वो किसकी रचना है? अल गोर,
गैरेट हार्डिन, रेचल कार्सन या थॉमस माल्थस। तो ये जो बुक है ये रचना है रेचल कार्सन की। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। साइलेंट स्प्रिंग इज़ ऑथर बाय रेचल कार्सन। तो साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश होती है 1962 में, ध्यान में रखना है 1962 में ये बुक पब्लिश होती है। और ये एक लैंडमार्क बुक है जिसमें बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस पे फोकस किया गया है। जो इन्वायरमेंट की जो इन्वायरमेंट में भी बेसिकली जब हम देखते पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ होने लगा यहाँ पे हमारे पास में, तो उसको उसके पेस्टिसाइड के यूज़ से होने वाले जो नुकसान है इन्वायरमेंट्स को, ये बुक उसको जो है प्रोमिनेंट तरीके से हाईलाइट करती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। साइलेंट स्प्रिंग इज रिटन बाय रेचल कार्सन। नेक्स्ट इज सोल्यूशन फॉर द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स लाइज इन। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जो है ये रिलेटेड है कंसेप्ट गैरेट हार्डिन से। एंड इसका मतलब क्या है कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का मतलब है जो हमारे कॉमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अच्छा पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जो है किससे रिलेटेड है? प्राइवेट ओनरशिप, गवर्नमेंट रेगुलेशन, रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट बाय द पीपल, या फिर इस सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का मतलब क्या है? जो हमारे कलेक्टिव रिसोर्सेज है ना, उनका एक्सप्लॉयटेशन होना, ठीक है। ट्रेजेडी कलेक्टिव रिसोर्सेज क्या होंगे? चाहे वाटर है, लैंड्स है, एयर है, इन्वायरमेंटल जो हमारी कंडीशंस है, तो ये कलेक्टिव रिसोर्सेज है। तो बोलता है कि इनका सोल्यूशन क्या? देखिए जब फॉर एग्जांपल अगर हम जो गवर्नमेंट बसेस की हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, किसी भी स्टेट के अगर आप रहने वाले हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है ना, बसेस की हम बात करते हैं, तो उनके हालात देखने को हमें कैसे मिलते हैं? बिल्कुल ख़राब हालात है ना। चाहे वो प्लेटफॉर्म्स, अगर रेलवे स्टेशंस पे हम बात करें, या कोई भी ऐसा जो जिसको हम कलेक्टिव कहते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो हमने इंडिया में देखा कि पब्लिक प्रॉपर्टी का किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है, कि उसको बिल्कुल केयर नहीं की जाती है। कोई भी जा रहा है बस स्टैंड पे कचरा फेंक रहे हैं, किस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है। या फिर बसेस की हालत हम देखते हैं, है ना, उसको मतलब एक ख़राब कंडीशन में है। तो बोलते हैं इसको सोल्यूशन क्या होगा भाई, इसको कैसे सही किया जाए? तो किस तरह से सही किया जा सकता है? प्राइवेट ओनरशिप का कि और अगर हम प्राइवेट बसेस की कंडीशन देखें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बैठने का भी मन करता है वही थोड़ा सा उसमें, है ना। जब प्राइवेटाइजेशन होती है, थोड़ा सा रेलवे में अगर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हुआ तो आप उसमें देखिए किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुई है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस होने चाहिए, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना चाहिए, रिसोर्स जो है उसको मैनेजमेंट करना चाहिए, लोगों को एक लोकल ग्रुप्स बनने चाहिए, है ना, कि जो उस अपने जो पब्लिक रिसोर्सेज है, जो शेयर्ड रिसोर्सेज है, जैसे हमारे आसपास में नदी है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके, तो वो वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनका कोई ग्रुप बनने चाहिए भाई, कि वो उसको देखें। तो ये सभी जो है इसके सोल्यूशन है इस ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को रोकने के लिए। नेक्स्ट इज जॉन ऑस्टिन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑफ सोवर्निटी। तो जॉन ऑस्टिन जो है किस सोवर्निटी के किस नोशन से संबंधित है? इंटेग्रल, लीगल, एक्सटर्नल या फिर फिलोसफिकल। तो जॉन ऑस्टिन जो है ये रिलेटेड है विद लीगल सोवर्निटी, ठीक है जी। ये रिलेटेड है लीगल सोवर्निटी से, जिसको बेसिकली मोनिस्टिक और लीगल थ्योरी ऑफ सोवर्निटी भी इनके द्वारा इसके साथ में संबंधित इनके द्वारा जो मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट फ्रॉम थिंकर्स एंड देयर अप्रोच। डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स है कम्युनिकेशन, न्यू रियलिस्ट एंड थिंकर्स मॉर्टन, कैप्लन, रिचर्ड सी सैंडर, हैडली बुल या फिर कार्ल ड्यूटेश। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास में डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है रिचर्ड सैंडर, सिस्टम मॉर्टन कैप्लन, कम्युनिकेशन कार्ल ड्यूटेश एंड न्यू रियलिस्ट जो है ये है हैडले बुल। सो ये हमारी फर्स्ट सीरीज पेपर 2 के जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का HP सेट का जो पेपर है, इसका ये हम टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ये पार्ट 1 के हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। हम नेक्स्ट पार्ट जो जल्दी लेके आएंगे ताकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी ना हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए। तो अगर आप HP सेट या असिस्टेंट
प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट सेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ जो है आपके लिए रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।